नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे प्रश्न संख्या 151 से लेकर 180 तक। जो भक्ति काल के अंतर्गत हमने निर्गुण काव्य धारा को कंप्लीट किया है, उन्हीं के प्रश्नों का अभ्यास हम कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही है, निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। जैसे जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा है, साथ साथ हम उसके प्रश्न उत्तरों को भी अधिक से अधिक प्रश्न उत्तरों को करने की कोशिश करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही है। तो देख लेते हैं, 150 तक हम पहले कर चुके हैं प्रश्न संख्या 151 को। तो शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 151, जान कवि के लिखे प्रेमाख्यान ग्रंथों की संख्या कितनी है? जान कवि द्वारा लिखे गए प्रेमाख्यान ग्रंथों की संख्या पूछी हुई है भाई। वैसे अगर कुल ग्रंथों की संख्या पूछ ली जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा 78। जान कवि द्वारा कितने ग्रंथ लिखे गए हैं? तो 78 ग्रंथ लिखे गए हैं। लेकिन केवल प्रेमाख्यान ग्रंथों की बात करें तो जान कवि द्वारा जो लिखे गए ग्रंथों प्रेमाख्यान ग्रंथों की जो संख्या है वो है 29। ये आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। बढ़ते हैं आगे। रूप मंजरी के रचयिता कौन है? रूप मंजरी के जो रचयिता है वे रहे हैं नंददास जी। प्रश्न संख्या 153, छिताई वार्ता किस कवि की रचना है? आप लोगों को पता ही है, छिताई वार्ता बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो नारायण दास जी की रचना है। गणपति रचित माधव नलकाम कंदला किस भाषा में रचित रचना है? गणपति द्वारा रचित माधव नलकाम कंदला जो रचना है वो एक प्रकार से राजस्थानी भाषा में लिखी गई रचना है। तो राजस्थानी भाषा में लिखी गई माधव नल काम कंदला, और माधव नल काम कंदला से कई लेखकों ने रचना की है। आप लोगों को ध्यान रखना है किन किन लेखकों द्वारा माधव नल काम कंदला की रचना की गई है। जैसे कि एक रीति काल के अंतर्गत रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हुए आलम जी। आलम ने माधव नल काम कंदला की भी रचना की है। तो आप लोगों को इस प्रकार से और अन्य कवियों ने भी माधव नल काम कंदला नाम से रचना की है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार ही प्रश्न का उत्तर लगाना है कि इसमें किस लेखक की पूछी गई है, क्या पूछा गया है। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 155, ढोला मारूरा दोहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यान काव्य है? ढोला मारूरा दोहा जो है कुशल लाभ की जो रचना मानी जाती है, प्रसिद्ध रचना है। लेकिन जब शुरुआती में अगर बात करें तो शुरुआत की थी ढोला मारूरा दोहा लेखन की कल्लोल कवि और कुशल लाभ दोनों इसके लेखक माने जाते हैं। बाद में कुछ जो पद है, कुछ छंद इन्होंने कुशल लाभ ने जोड़ दिए, इसलिए ढोला मारूरा दोहा जब हम कुशल लाभ की बात करें तो ये जो रचना है ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई रचना है। बढ़ते हैं आगे। मधुमालती का नायक कौन है? मधुमालती का नायक आप लोगों को पता ही है, मनोहर जो है मधुमालती का नायक है। ऋतुपर्ण जो है वो किसका नायक है? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कंटेंट के अंतर्गत हम सभी तथ्यों को बिल्कुल आराम से ध्यान से करते हुए आगे बढ़े हैं। तो आप लोगों का जो ये प्रश्न उत्तर लाने का जो टारगेट है यही है कि आप लोगों के पीछे की रिवीजन हो सके और अधिक से अधिक आप लोगों का प्रश्नों का अभ्यास हो सके। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 157, सूफी साधकों में महिला संत कौन रही है? तो सूफी साधकों में जो महिला संत रही है वो रही है राबिया। कुछ प्रश्न जो कुछ तथ्य ऐसे है जो हम तथ्यों के अंतर्गत नहीं कर पाए और प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हमारे सामने आ जाएंगे, तो वे सभी प्रश्नों को मैंने लाने की पूरी कोशिश की है। और कुछ प्रश्न हमारे रह जाएंगे तो एक बार हम मैराथन क्लास के अंतर्गत जब इन सभी प्रश्नों को इकट्ठा करेंगे तो और अन्य प्रश्नों को भी जोड़ दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 158, हिंदी सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया काव्य है? तो हिंदी सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया है, ये पूछा है कि किस भाषा में रचित सूफी काव्यों की रचना की गई है? तो वो है अवधी भाषा में। अधिकतर जो सूफी काव्य है अवधी भाषा में रचे गए हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 159, लखन सेन पद्मावती कथा के रचयिता कौन है? आप लोगों को पता ही है, दामोद कवि जो है लखन सेन पद्मावती कथा के रचयिता रहे हैं। उसके बाद कुतुबुन के गुरु कौन है? कुतुबुन जिन्होंने मृगावती रचना की लिखी है, तो उनके गुरु माने जाते हैं शेख बुरहान। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 161, मधुमालती के रचनाकार कौन रहे हैं? मधुमालती के रचनाकार जो है आप लोगों को पता ही है, मंजन कवि जो रहे हैं मधुमालती के रचनाकार रहे हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 162,
मुल्ला दाऊद कृत चंदायन किस लोक कथा पर आधारित है? तो मुल्ला दाऊद की जो चंदायन जो रचना है वो किस लोक कथा पर आधारित है? वो है चेन्नई लोक कथा पर आधारित है। और लैला मजनू जो है जान कवि की रचना मानी जाती है। फारसी भाषा में इन्होंने उसका अनुवाद किया। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्यों की नहीं है? सूफी काव्यों की विशेषता नहीं है। नहीं पर आपको बिल्कुल परीक्षा में ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है या है पूछा गया है। तो इसको प्रश्न को अच्छे से देखते हुए हमें आंसर देना है। तो सूफी काव्यों की विशेषता नहीं है, नहीं पूछी हुई है। तो हम देख लेते हैं एक बार सभी विशेषताओं को पढ़ करके। ब्रज भाषा का प्रयोग, हिंदू संस्कृति का चित्रण, लोक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति, रहस्यवादी भावना। हिंदू संस्कृति का चित्रण इसमें दिया गया है क्योंकि सभी की सभी जो सूफी काव्य की कथाएं हैं जो हिंदू संस्कृति के आधार पर ही, कथाओं के आधार पर ही रचित है। और उसके बाद लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति, ये भी बिल्कुल सही है। ये विशेषता भी पाई जाती है कि यही लोक से परलोक की जो प्राप्ति होती है उसके माध्यम से ही लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति मानी जाती है, यानी कि सांसारिक प्रेम से ईश्वरीय प्रेम तक पहुंचा जाता है। उसके बाद बात करें रहस्यवाद की, तो रहस्यवादी भावनाएं तो देखने को मिलती ही है। तो हमारा जो सही आंसर है नहीं पूछा हुआ है। तो ब्रज भाषा का प्रयोग, सूफी काव्यों की जो अभी हमने पढ़ा था कि किस भाषा में रचित है सूफी काव्य, वो अवधी भाषा में रचे गए हैं, ना कि ब्रज भाषा में। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 164। एक सेकंड भाई। किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती सूफी दो काव्यों का उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है। तो हमारा इसका सही आंसर जो है हो जाएगा बनारसी दास जी ने। बनारसी दास जी ने अपने आत्मचरित में मधुमालती और मृगावती का उल्लेख किया है। बढ़ते हैं आगे। आखिरी कलाम नामक पुस्तक जैसी किस शासक के शासनकाल में लिखी गई है? आखिरी कलाम में जिसमें कि कयामत का वर्णन इसमें किया गया है, तो किस शासक के शासनकाल में लिखी गई यह पुस्तक है, यह ग्रंथ है? तो ये है बाबर के शासनकाल में। बाबर के शासनकाल में आखिरी कलाम की रचना की गई है। बढ़ते हैं आगे। सूफी काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अभी हमने फिर सूफी काव्य के संबंध में असत्य कथन देखना है, या इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। तो सभी सूफी प्रबंध काव्य अवधी भाषा में लिखे गए हैं। एक सेकंड भाई। तो सभी सूफी प्रबंध काव्य अवधी भाषा में लिखे गए हैं, ये आपको बताना है। ये बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है कि अवधी भाषा में रचना की गई है सूफी काव्य की। सभी रचनाएं फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। फारसी की मसनवी शैली को अपनाया गया है। सूफी काव्य में लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है, ये तथ्य भी अभी हमने पढ़ा है प्रश्नोत्तरों के माध्यम से। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा असत्य पूछा हुआ है। सूफी काव्य में वर्णित सभी घटनाएं और पात्र शुद्धतम ऐतिहासिक है। ऐसा नहीं है कि ऐतिहासिक है कि कहीं पर हमें काल्पनिक भी दिखाई देते हैं और कहीं ऐतिहासिक भी घटनाएं देखने को मिलती है। तो सभी पात्र और सभी घटनाएं शुद्धतम ऐतिहासिक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बढ़ते हैं, सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 168। पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिलती है? तो पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित जो प्रतियां हैं वो किस लिपि में मिलती है, आप लोगों को बताना है। तो वो हमें मिलती है फारसी लिपि में। बढ़ते हैं आगे। पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य के अनुपम निधि माना जाता है? पद्मावती का जो नागमती वियोग खंड है जो है हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 169। प्रेम कथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना? प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? तो ये आपको बताना है। तो पद्मावत को इन्होंने माना है सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने।
बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 170। पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय या हिये के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक जो शब्द है हृदय के लिए क्या प्रतीक दिखाया, किसे प्रतीक दिखाया गया है? हृदय किसका प्रतीक है? तो सिंघल द्वीप का जो है हृदय प्रतीक माना गया है। प्रतीकों से भी एक प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। और पद्मावत के अंतर्गत जितने भी ये जो नाम दिए गए हैं, पात्र दिए गए हैं, स्थान के नाम हो या पात्रों के, तो उनको किसी न किसी का प्रतीक माना गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पद्मावत में पद्मनी जो है किसका प्रतीक बताई गई है? तो पद्मावत में पद्मनी जो है वो बताई गई है परम सत्ता का प्रतीक। उसके बाद जब हम बात करें जैसे कि चित्तौड़ जो स्थान दिया गया है, चित्तौड़गढ़ जो प्रतीक माना गया वो माना गया है शरीर का प्रतीक। रतन सेन की बात करें तो हम रतन सेन जो प्रतीक बताया गया है, रतन सेन मन का प्रतीक माना गया है पद्मावत के अंदर। और सिंघल द्वीप हमने देख ही लिया, हृदय का प्रतीक बताया है। पद्मावती जो है बुद्धि का प्रतीक मानी गई है। और राघव चेतन जो है शैतान का प्रतीक दिखाया गया है इसमें। और अलाउद्दीन जो है माया का प्रतीक बताया गया है। और नागमती जो है, अंत में जब हम नागमती की बात करें तो नागमती का वियोग खंड जो है एक अनुपम खंड माना गया है इनका। तो नागमती को किसका प्रतीक माना गया है? तो नागमती को माना गया है संसार का प्रतीक। इस प्रकार से एक तोते की भी बात आती है, एक तोता भी मिलता है हमें पद्मावत के अंतर्गत। तो तोते को किसका प्रतीक माना गया है ये आपको बताना है। तो तोते को माना गया है गुरु का प्रतीक, गुरु का प्रतीक तोते को माना गया है। तो इस प्रकार से अगर प्रतीकों से भी संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कौन किसका प्रतीक है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 172। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आजकल इस प्रकार से अधिक प्रश्न पूछने लग गए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा असत्य है, इसलिए मैंने हर एक प्रकार के प्रश्नों को आप इसके अंतर्गत शामिल किया है। तो जान कवि का समय 1612 से लेकर 1664 ईस्वी तक है, ये बिल्कुल सही है। ये कथन जान कवि का जो समय है हमें देखने को मिलता है 1612 से 1664। माधव कामकंदला की रचना राजस्थानी भाषा में हुई, गणपति द्वारा रचित। अभी हमने पढ़ाई था गणपति द्वारा रचित माधव नल कामकंदला की जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा रही है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती ब्रजभाषा में लिखी गई। नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती की जो भाषा रही, अधिकतर सूफी कवियों की भाषा अवधी रही, तो अवधी ही भाषा में लिखी गई, ना कि ब्रज भाषा में। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें असत्य पूछा हुआ है। नेक्स्ट तथ्य और देख लेते हैं। चिताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास है। चिताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास है और चिताई वार्ता की जो रचना है नारायण दास जी द्वारा की गई है और पद्मावत को आधार मान करके इनकी रचना की गई है। ये भी तथ्य आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 173। ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा का नायक कौन है? ईश्वर दास कृत जो है सत्यवती कथा उसका नायक पूछा हुआ है। तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चनों में भी पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था ऋतुपर्ण जो है ईश्वर दास द्वारा कृत सत्यवती कथा का नायक है। उसके बाद बात करें आगे, उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? उस्मान कृत जो है चित्रावली का नायक कौन माना जाता है? तो सुजान जो है उस्मान द्वारा कृत चित्रावली का नायक है। सुजान आपको लोगों को आगे चल के रीतिकाल के अंतर्गत एक नायिका का नाम भी देखने को मिलेगा जो कि घनानंद की जो नायिका रही वो सुजान रही है। और सुबान भी एक नायिका को नाम देखने को मिलेगा रीतिकाल के अंतर्गत। रीतिकाल को पढ़ेंगे हम तब एक एक तथ्यों को आराम से समझते हुए करेंगे। तो अभी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो सुजान यहाँ पर उस्मान की चित्रावली के नायक का नाम है, ना कि किसी नायिका का नाम। बढ़ते हैं आगे। सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों के रचयिता कौन है? सर्वाधिक प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों के रचयिता अभी हमने पढ़ा था जान कवि द्वारा 29 प्रेमाख्यान ग्रंथ लिखे गए हैं और कुल ग्रंथ इन्होंने 78 लिखे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 176। रस रतन
के रचयिता कौन है। कई बार रचनाओं से संबंधित भी प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि इस रचना के रचनाकार कौन रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। रस रतन कई बार परीक्षा में पूछी गई है, टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। पोहकर जो कवि रहे हैं ये रस रतन के रचयिता रहे हैं। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 177। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक और बड़ा ग्रंथ, बड़ा महाकाव्य कौन सा माना गया है। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक और बड़ा महाकाव्य जो है कौन सा माना गया है, वो माना गया है पद्मावत को। किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा गया है। किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा गया है, ये आपको बताना है। तो पद्मावत की छाया जो जिस ग्रंथ को कहा गया है वो है उस्मान की चित्रावली, जिसका नायक सुजान है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 179। किस काव्य ग्रंथ का कथानक पद्मावत से प्रभावित है। किस काव्य ग्रंथ का जो कथानक रहा है वो पद्मावत से प्रभावित है। अभी मैंने बताया था कि पद्मावत से प्रभावित जो चिताई वार्ता ग्रंथ रहा है नारायण दास द्वारा रचित। उसके बाद हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का, प्रेमाख्यान काव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी असत्य पूछा हुआ है, तो असत्य कथन हमें बताना है। तो प्रेमाख्यान काव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो देख लेते हैं। सूफी प्रेम गाथाएँ फारसी की मसनवी शैली में लिखी गई, ये बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा था सूफी प्रेम गाथाएँ प्राय प्रबंधात्मक है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें, अधिकांश सूफी काव्य रहस्यवादी है, ये भी बिल्कुल सही है। सूफी प्रेम गाथाओं का मूल रस वीर रस है, तो वीर रस न होकर इनका मूल रस जो है प्रेम गाथाएँ हो गई। तो रस कौन सा होगा आप लोगों को पता ही होगा कि श्रृंगार रस इनका मूल रस माना गया है। तो श्रृंगार जो रस है सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत श्रृंगार रस को मूल रस माना गया है, तो वीर रस नहीं है। तो ये हमारा जो है असत्य कथन हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। इस प्रकार से हमने निर्गुण काव्य धारा से संबंधित लगभग 180 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम शुरुआत करेंगे सगुण काव्य धारा के तथ्यों की। तो सगुण काव्य धारा को समझते हुए, इसके तथ्यों को समझते हुए अपनी तैयारी को हम इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। और फिर जैसे ही हमारे सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा कंप्लीट होगा, तब हम अभ्यास के तौर पर अधिक से अधिक प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। फिर संपूर्ण भक्ति काल के प्रश्नों को जितने हम ज़्यादा हो सकेंगे एक बार एक क्लास में हम मैराथन क्लास के माध्यम से करेंगे। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे हर एक काल को, हिंदी साहित्य के हर एक काल को इसी तरह कंप्लीट करते हुए प्रश्न उत्तरों के अभ्यास सहित अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे इतना अधिक मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट क्लास और थोड़े जोश के साथ और अच्छे से प्रश्नों को देखते हुए समझते हुए आपके सामने लेकर के आती हूँ। और हर एक इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, मुझे भी ज़रूरत है, आप लोगों को भी ज़रूरत है। तो अपनी तैयारी इसी तरह कंटिन्यूटीता के साथ, बिल्कुल निरंतरता के साथ करते रहोगे तो आप लोगों को अवश्य ही सफलता मिलेगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।